हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रोहित तोमर स्वागत करता हूं आपका रोहित तोमर जेस अकेडमी पर। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने साउंड पढ़ा था, ध्वनि पढ़ी थी। आप लोगों को मेरी वीडियो पर कोई कमेंट नहीं आया तो मतलब मैं ये समझता हूं कि आपको कहीं से कहीं तक कोई डाउट नहीं रहा होगा। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है अपन पढ़ेंगे किसके बारे में? प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में। आपने सुना होगा, बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, अपवर्तन, ये सारी चीजें क्या होती है। तो दोस्तों, अपन ने रट रट के कई बार क्या है कि अपन ने रटते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर रटते हैं फिर भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज का अपन एक ही क्लास में पूरा अपन प्रकाश के बारे में डिटेल में अपने को समझ में आ जाएगा कि ये क्या होता है। साथ ही आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और आप कभी जीवन में भूलोगे भी नहीं। साथ ही ये वीडियो आपको आखिरी तक देखना पड़ेगा इसके लिए, और हो सकता है कि एक ही वीडियो में कवर ना हो, तो इसके आपको दो पार्ट मिल सकते हैं। प्रकाश के बारे में बात करेंगे, लाइट के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, प्रकाश यहां पर मैं लिखना चालू करता हूं। प्रकाश, ध्यान से समझना, प्रकाश क्या है। तो दोस्तों, अपने को सबसे पहला यही एक क्वेश्चन आता है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश है एक प्रकार की ऊर्जा। क्या है दोस्तों? प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा। हमने साउंड के बारे में क्या पढ़ा था? साउंड क्या है? साउंड क्या है? ध्वनि क्या है? वो भी एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? वो भी एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है सर, प्रकाश है एक प्रकार की ऊर्जा, लेकिन सर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो याद रखना, याद क्या रखना, ये आपको पता होगा। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। सूर्य से ही प्रकाश आता है। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक छोटा सा चित्र बनाता हूं, किसका? सूर्य भगवान का, सूर्य देवता का। ये मैं आपको यहां पर एक चित्र बना देता हूं। यहां पर लिख देता हूं दोस्तों सूर्य। तो अब यहां से इस प्रकार से एक किरण जाती है और ये किसी वस्तु से टकराती है। ये एक प्रकार की वस्तु है जिसका नाम क्या रख दिया मैंने? ए। तो ये एक प्रकार की वस्तु है। सूर्य से एक किरण निकली और ये किरण जाकर किससे टकराई? वस्तु से टकराई। और वस्तु से टकराने के जस्ट बाद कहां पर प्रवेश किया इसने? आपकी आंखों में प्रवेश किया। तो समझ में आ गया ना? सूर्य से सबसे पहले क्या आता है? प्रकाश। वो एक वस्तु पर टकराता है, वस्तु पर टकराने के बाद कहा जाता है आपकी आंखों में, तब जाकर वो वस्तु आपको दिखती है। लेकिन दोस्तों, आप मुझे एक बात बताओ कि सूर्य से प्रकाश किरण निकली और किसी वस्तु पर न टकराकर सीधे कहां पर प्रवेश कर गई? आपकी आंखों में। तो क्या ये वस्तु आपको दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। कुल मिला के कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ गया सर कि सबसे पहले क्या होता है कि प्रकाश जाता है, किसी वस्तु से टकराता है, उस वस्तु से टकराने के बाद उससे परावर्तित होकर हमारी आंखों में जाता है, तब वो पर्टिकुलर वस्तु हमको दिखाई देती है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से कि कोई भी वस्तु हमें दिखाई देती है तो वो किस प्रकार दिखाई देती है। साथ ही दोस्तों, हमको एक चीज और मालूम चल गई कि जो प्रकाश है या जो प्रकाश ऊर्जा है, इसका सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है दोस्तों? सूर्य है। अब अपन बात करते हैं आगे सूर्य से आने वाली किरणों के बारे में। सूर्य से आने वाली किरणों के बारे में तो दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझने की कोशिश करना कि जो हमारी सूर्य से किरणें आती हैं, इन्हें कौन सी किरणें कहा जाता है? लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बता चुका हूं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। कौन सी तरंगे कहा जाता है? विद्युत चुंबकीय तरंगे या विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में सूर्य से ये किरण आती हैं। अब इन्हें विद्युत चुंबकीय विकिरण या विद्युत चुंबकीय तरंगे क्यों बोलते हैं? जो सूर्य से आती हैं उनको क्यों बोलते हैं दोस्तों? ये सारी चीज को समझने के लिए आपको हमारा लास्ट वाला लेक्चर देखना पड़ेगा, जो किस पर आधारित था? ध्वनि पर आधारित था। तो सूर्य से कौन सी तरंगे आती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे आती हैं। लेकिन सर, सूर्य में ऐसी कई प्रकार की तरंगे होती हैं क्या, जिनकी आवृत्ति और ऊर्जा अलग अलग होती है? तो आवृत्ति और ऊर्जा नाम के शब्द से घबराने की जरूरत नहीं है, हर चीज मैं आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि सबसे पहले नंबर पर, सबसे पहले जो किरण आती है, उस किरण का नाम क्या है दोस्तों? उस किरण का नाम है हमारी कौन सी किरण? कॉस्मिक किरण। सबसे पहले कौन सी किरण आती है? कॉस्मिक किरण आती है। एक सेकंड, सबसे पहले सूर्य से हमको प्राप्त होती है कौन सी किरण? कॉस्मिक किरण। अच्छा, जो कॉस्मिक किरण सबसे पहले आई, तो कहने का मतलब इसमें ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? सारी किरणों से ऊर्जा की मात्रा ज्यादा होगी। ऊर्जा की मात्रा ज्यादा होगी मतलब और क्या ज्यादा होगा? तो आवृत्ति भी ज्यादा होगी। तो दोस्तों, कॉस्मिक किरण पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती है। क्यों पहुंचती है? क्योंकि इसमें ऊर्जा की मात्रा ज्यादा होती है, आवृत्ति की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए कॉस्मिक किरण पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती है। बात करें दूसरे नंबर पर, लेकिन इसके बारे में सुन लेना। कॉस्मिक किरण जो है, इसके खोजकर्ता का नाम क्या है दोस्तों? मिलीकन। क्या नाम है? मिलीकन। कहीं कहीं आपको मिलीकन ना दिखे तो आप क्या आंसर लगाओगे? विक्टर हेस। विक्टर हेस नाम के वैज्ञानिक ने या मिलीकन नाम के वैज्ञानिक ने कॉस्मिक किरण की खोज करी। दोस्तों, दूसरी बात करते हैं हम कौन सी किरणों की? गामा किरणों की।
तो जो गामा किरणें होती हैं, इन गामा किरणों के बारे में समझना कि इनकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। सभी किरणों से भेदन क्षमता इनकी ज्यादा होती है। कौन से नंबर की किरणें हैं? दूसरे नंबर की किरणें पृथ्वी पर जो होती है दूसरे नंबर पर पहुंचती है। गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। ये किसमें उपचार, किस उपचार में इनका प्रयोग किया जाता है? तो इसका उपचार दोस्तों आपको एक रोग का नाम पता होगा, मैंने पढ़ा भी चुका हूं आपको, कैंसर में। कैंसर में किस रूप में दोस्तों? कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या है तो उसके बारे में भी समझ लेना। कीमोथेरेपी, तो जो कीमोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी क्या है दोस्तों? जो कैंसर की कोशिकाएं होती हैं वो वृद्धि 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 करके ढेर सारी एक ही जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं। तो उन कोशिकाओं को मारने के लिए कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है, जिनमें कौन सी किरणों का उपयोग किया जाता है? कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? गामा किरणों का या गामा तरंगों का उपयोग किया जाता है। इनकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। तो दोस्तों याद रखना, गामा किरणों की अपन बात करें तो इसकी खोज या इसके खोजकर्ता का नाम क्या था? तो इसके खोजकर्ता का नाम था दोस्तों बेकुरल। क्या नाम था? बेकुरल। तो दोस्तों दो किरणें हो गई, एक तो कॉस्मिक किरण और एक कौन सी? गामा किरण। ठीक है, तीसरे नंबर की किरण कौन सी होगी सर? तो तीसरे नंबर की किरण है दोस्तों एक्स रे। कौन सी? एक्स किरणें या एक्स रेज। जो एक्स रेज किरणें होती हैं या एक्स रे होती हैं, एक सेकंड होती हैं, तो जो एक्सरे किरणें का उपयोग किया जाता है दोस्तों हड्डियों का निरीक्षण करने में। किसमें? हड्डियों का निरीक्षण करने में। मतलब कई बार क्या होता है दोस्तों कि हमको जब चोट लग जाती है तो डॉक्टर क्या करता है? हमारे पर्टिकुलर अंग का क्या लेता है? एक्सरे लेता है। वो एक्सरे क्या होती है दोस्तों? ये वही किरणें होती हैं जो किसका निरीक्षण करने के काम आती हैं? हड्डियों के। और दोस्तों जो एक्स रेज होती है, जो एक्स किरणें होती हैं, इसके खोजकर्ता का नाम क्या है दोस्तों? रोंटेजन। क्या नाम है? रोंटेजन नाम है इनका। किनका? एक्स किरणों के खोजकर्ता का। ठीक है सर, अगली जो किरण आएंगी वो कौन सी रहेंगी? तो अगली जो किरण आती है दोस्तों वो आती है आपकी पराबैंगनी किरणें। कौन सी किरणें? पराबैंगनी किरणें। और पराबैंगनी किरणों के बारे में सर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो पराबैंगनी किरणें होती हैं ये हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाती हैं। करती क्या है? सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं ये सूर्य से आती हैं, और ये सूर्य से जब आती हैं तो इनको रोकने का काम करती है हमारी ओजोन लेयर, जो कहां पाई जाती है दोस्तों? पृथ्वी के वायुमंडल में। पृथ्वी के वायुमंडल में एक लेयर पाई जाती है, एक परत पाई जाती है जिसका नाम क्या है? ओजोन परत। ओजोन परत इन पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। अगर ये किरणें मान के चलो हमारी पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं तो क्या होता है दोस्तों? याद रखना, पृथ्वी पर जैसे ये किरणें पहुंचेंगी तो आपको एक भयानक रोग हो जाएगा जिसका नाम क्या है दोस्तों? स्किन कैंसर या त्वचा कैंसर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। सर पराबैंगनी किरणों की खोज कौन ने करी थी? तो पराबैंगनी किरणों की खोज करी थी दोस्तों रिटर नाम के वैज्ञानिक ने। किस वैज्ञानिक ने? रिटर नाम के वैज्ञानिक ने। तो समझ में आ गया होगा, सबसे पहले सूर्य से कौन सी किरण आई? कॉस्मिक किरण। नाम क्या है इसके खोजकर्ता का? मिलिकन या विक्टर हेस। इसकी ऊर्जा की मात्रा सबसे ज्यादा, आवृत्ति की मात्रा सबसे ज्यादा। जो गामा किरण होती है इनकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। इनका उपचार कैंसर की कीमोथेरेपी में किया जाता है, कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए। इनके खोजकर्ता का नाम क्या है? बेकुरल है। एक्स किरणें जो होती हैं दोस्तों इनका हड्डियों के निरीक्षण में उपयोग किया जाता है, इसके खोजकर्ता का नाम क्या है? रोंटेजन। पराबैंगनी जो किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें जो रहती हैं दोस्तों सूर्य से आती हैं और पृथ्वी में उपस्थित एक ओजोन लेयर इन्हें पृथ्वी पर आने से रोकती है। इनका अगर त्वचा पर प्रभाव पड़ जाए तो त्वचा कैंसर हो सकता है। और इसकी खोजकर्ता का नाम क्या था दोस्तों? रिटर नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। दोस्तों जो अगली हमारी किरण आती है इसका नाम क्या है? दृश्य प्रकाश। सबसे महत्वपूर्ण किरण यही है दोस्तों, दृश्य प्रकाश। दोस्तों जब हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हो और मैं आपको देख पा रहा हूं, इसका रीजन क्या होता है दोस्तों? कि दृश्य प्रकाश नाम का प्रकाश ही के कारण हम किसी एक दूसरे व्यक्ति को देख पाते हैं। दृश्य प्रकाश याद रखना दोस्तों, इसकी जो खोज की थी वो किसने करी थी? न्यूटन ने की थी। किसने खोज करी थी? न्यूटन ने की थी। 5वें नंबर की होती है। कौन से नंबर की होती है? 5वें नंबर की होती है। खोजकर्ता का नाम क्या है? न्यूटन। अच्छा, इसकी खोज कैसे करी थी दोस्तों? थोड़ा सा समझ लेते हैं। इधर देखो साइड में, ये क्या है दोस्तों? एक प्रिज्म का टुकड़ा। तो इस प्रिज्म के टुकड़े के ऊपर क्या किया था? सन 1672 1700 के आसपास की बात है। क्या हुआ था दोस्तों कि न्यूटन ने एक विशेष प्रकार का दृश्य प्रकाश किसके ऊपर छोड़ा था? प्रिज्म के टुकड़े के ऊपर छोड़ा था। ये क्या है आपका? प्रिज्म का टुकड़ा। तो दृश्य प्रकाश जैसे ही प्रिज्म के ऊपर छोड़ा गया दोस्तों, तो ये दृश्य प्रकाश इस प्रकार से गया और यहां से प्रिज्म के आधार की तरफ झुका और अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो गया। अच्छा, इन 7 रंगों को कैसे याद रखेंगे दोस्तों? बेजानी, हपी नाला।
बेजानी हपी नाला। तो बेजानी हपी नाला क्या है दोस्तों? इन 7 रंगों को याद करने का एक छोटा सा फार्मूला है। बे से बेगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। बेगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो दोस्तों ये 7 कलर थे। तो सबसे पहले कौन सा कलर आता है? यहाँ पर भी बैगनी रंग का कलर आता है। तो दोस्तों ये जो दृश्य प्रकाश होता है हमारा, ये जो दृश्य प्रकाश होता है हमारा, इसकी खोज किसने करी? न्यूटन ने करी। न्यूटन ने एक दृश्य प्रकाश को एक प्रिज्म के ऊपर आपतित किया। ये दृश्य प्रकाश अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो गया। सबसे पहले कौन सा? बैगनी, फिर जामुनी, फिर नीला, फिर हरा, फिर पीला। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट आपका लागू होता है। कौन सा? कि सबसे पहले कौन सी किरण आई? बैगनी। ये सबसे पहले कौन सा प्रकाश आया? बैगनी, फिर जामुनी, फिर नीला, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी, फिर लाल। तो दोस्तों सबसे पहले बैगनी आया तो इसकी ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। इसकी आवृत्ति की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। इसको अपन 2 मिनट बाद इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले अपन आगे की किरणों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया दृश्य प्रकाश के बारे में। अब अपने को बात करनी है किसके बारे में? इंफ्रारेड किरणों के बारे में या अवरक्त विकिरण के बारे में। अवरक्त विकिरण के बारे में हमको बात करनी। तो दोस्तों जो अवरक्त विकिरण होती है, अवरक्त नाम की जो विकिरण होती है हमारी, इन किरणों की खोज कौन ने करी है? तो अवरक्त किरणें नाम की जो खोज होती है, इनकी खोज करी, अवरक्त किरणें नाम की जो किरण होती है, इनकी खोज करी थी दोस्तों हर्शेल नाम के वैज्ञानिक ने। किसने? हर्शेल नाम के वैज्ञानिक ने इनकी खोज की थी। अब दोस्तों अगली जो हमारी किरणें आती हैं वो आती हैं सूक्ष्म तरंगे। कौन सी? सूक्ष्म तरंगे। सूक्ष्म तरंगे। तो दोस्तों जो सूक्ष्म तरंगे होती हैं इनकी खोज करी थी किसने? हर्ट्ज ने। किसने? हर्ट्ज ने। अपन ने क्या बोला था दोस्तों? लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? साउंड पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि जो ध्वनि तरंगों की जो तीव्रता होती है इन्हें किसमें मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। तो दोस्तों अपन अगली बात करते हैं किसके बारे में? अगली बात करते हैं किसके बारे में? और दोस्तों याद रखना ये हर्ट्ज क्या है? ये आवृत्ति का मात्रक भी क्या होता है? हर्ट्ज ही होता है। अगली बात अपन किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? रेडियो तरंगों के बारे में। किसके बारे में? रेडियो तरंगों के बारे में बात करेंगे। और जो रेडियो तरंगे होती हैं इसके जो खोज करता है वो कौन है? मार्कोनी। कौन है? मार्कोनी। तो सबसे पहले अपन स्टार्टिंग से देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सी थी? कॉस्मिक किरण थी। कॉस्मिक किरण का खोजकर्ता कौन था? या तो मिलिकन या तो कौन? विक्टर हेज। उसके बाद अपन ने क्या देखा? कॉस्मिक के बाद क्या? गामा किरण। गामा किरणों की जो खोजकर्ता थे वो कौन थे हमारे? गामा किरणों के कौन? बेकुरल। उसके बाद एक्स किरणों के कौन? रोंटेजन। उसके बाद अपना पराबैंगनी किरणों के कौन? रिटर। उसके बाद दृश्य प्रकाश से कौन थे आपके? न्यूटन। उसके बाद आपके इंफ्रारेड जो अवरक्त किरण थी, अवरक्त किरणों के खोजकर्ता कौन थे आपके? जल्दी बता दो। हर्शेल। उसके बाद अवरक्त किरणों के बाद हमारी कौन सी आई थी? सूक्ष्म तरंगे। सूक्ष्म तरंगे के कौन थे? हर्ट्ज। उसके बाद आपकी आई रेडियो। रेडियो तरंगे कौन थे आपके? मार्कोनी। इतने आपके मैंने केवल आपके वैज्ञानिकों के नाम समझा है। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करेंगे आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के बारे में। तो दोस्तों मैंने अभी आपको क्या बताया था? आवृत्ति नाम का एक शब्द बताया था। क्या बताया था? आवृत्ति नाम का एक शब्द बताया था। तो दोस्तों इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि v को क्या मान लेते हैं अपन? वेग मान लेते हैं, चाल मान लेते हैं। तो क्या होता है दोस्तों? लैम्डा क्या होता है? आपकी तरंग दैर्ध्य। और f का मान क्या होता है दोस्तों? फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। अगर v या वेग या चाल आपकी कांस्टेंट है, चाल आपकी नियतांक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? इस लैम्डा को, इस तरंग दैर्ध्य को अपन कहां ले आएंगे? v अपॉन लैम्डा। मतलब क्या है? वेग अपॉन क्या हो जाएगा? तरंग दैर्ध्य बराबर क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी। मतलब आवृत्ति। ये क्या है? तरंग दैर्ध्य। ये क्या है? आवृत्ति। ये क्या है? वेग। ये क्या है? एक कांस्टेंट। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा फ्रीक्वेंसी यानी क्या? आवृत्ति का मान अगर बढ़ेगा तो लैम्डा या तरंग दैर्ध्य का मान क्या होगा? कम। और तरंग दैर्ध्य का मान ज्यादा तो आवृत्ति का मान क्या हो जाएगा? कम। लेकिन ये सारी चीजें अपने को समझ में नहीं आती। इसके लिए हमको क्या होता है दोस्तों? एग्जाम्पल की आवश्यकता पड़ती है। तो देखो दोस्तों इस प्रकार से मैं आपको एक तरफ क्या लिख देता हूं? आवृत्ति। और एक तरफ क्या लिख देता हूं दोस्तों? तरंग दैर्ध्य। क्या लिख देता हूं? तरंग दैर्ध्य। अब यहां पर मैंने क्या लिखा? आवृत्ति लिखा। तो दोस्तों यहां से एक स्थान क्या है? ए। एक स्थान क्या है? बी। इतनी दूरी मैंने ले ली। एक मैंने क्या लिया दोस्तों? छोटा सा चक्का लिया। क्या लिया? एक छोटा सा चक्का। बचपन में हमने चक्के चलाए होंगे। और ऐसे ही मैं तरंग दैर्ध्य की बात करूं तो यहां पर एक स्थान लिया ए, एक स्थान क्या लिया? बी। तो दोस्तों याद रखना कि यहां से ये छोटा वाला जो चक्का है और यहां पर क्या है कि ये बड़ा वाला चक्का है। तो ये छोटा वाला चक्का यहां स्थान ए से स्थान बी तक पहुंचने के लिए कितनी बार घूमना पड़ेगा? इसको 10 बार घूमना पड़ेगा। और दोस्तों जो बड़ा वाला चक्का है ये कितनी बार में पूरी दूरी कंप्लीट कर लेगा? 4 बार घूमेगा। इतने में बी की स्थान पर पहुंच जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा चक्कर किसने लगाए? ए
कौन से वाले, यहाँ पर मान लेते हैं आर और यहाँ पर इस चक्के का नाम क्या है एस। तो आर नाम का जो चक्का है इसने 10 चक्कर लगाए और एस नाम का जो चक्का है इसने कितने चक्कर लगाए, 4। तो दोस्तों आवृत्ति का मान यहां पर कितना हुआ, 10, और यहां पर आवृत्ति का मान कितना हुआ, 4। यहां पर 4 हुआ, यहां पर 10 हुआ। लेकिन बात करें तरंग दैर्ध्य के बारे में, बात करेंगे तरंग दैर्ध्य के बारे में, तो दोस्तों यहां से ध्यान से देखना कि ये स्थान ए है, ये स्थान बी है। तो यहां पर इस प्रकार से कोई किरण चली, यहां पर इस प्रकार से कोई किरण चली, तो दोस्तों यहां से इस प्रकार से कोई किरण चली, तो यार ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी, मतलब ये सुरंग और एक ये सुरंग, दो सुरंगों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य। और दोस्तों यहां से लेकर एक और एक 2। तो दोस्तों इसने कितने कंपन किए, केवल एक कंपन किए, लेकिन इसने कितने सारे कंपन कर लिए, इसने कंपन कर लिए 3, लेकिन इसने कितने कंपन किए, मात्र 1। तो दोस्तों इसने ज्यादा दूरी तय करी एक कंपन में, और इसने एक कंपन में इसने उतनी ही दूरी में ढेर सारे कंपन पैदा कर लिए। मतलब यहां पर कंपनों की संख्या क्या है, कंपनों की संख्या क्या है, ज्यादा, यहां पर कंपनों की संख्या क्या है, कम। लेकिन दोस्तों ज्यादा दूरी किसने तय करी, एक कंपन में, कौन सी वाली किरण ने, ये वाली किरण ने। और इसने क्या करी दोस्तों, कंपन, जो एक कंपन में दूरी कम तय करी। तो दोस्तों याद रखना इस दूरी को ही क्या बोला जाता है, तरंग दैर्ध्य। मतलब ये दूरी जितनी ज्यादा होगी उतना ही तरंग दैर्ध्य का मान ज्यादा होगा। यहां पर दूरी का मान क्या है, कम, और यहां पर दूरी का मान क्या है, सबसे ज्यादा। तो सीधी सी बात क्या है दोस्तों कि आवृत्ति का मान अगर ज्यादा हो जाएगा तो तरंग दैर्ध्य का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दोस्तों अब वो महत्वपूर्ण टॉपिक जिसके बारे में हम बात करने वाले, जिसका नाम क्या है, परावर्तन। तो परावर्तन को समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज क्लियर कर देता हूं दोस्तों कि क्या होता है। ये मान के चलो कोई दो माध्यम के बीच की एक सतह है। माध्यम क्या होते हैं, लास्ट क्लास में मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा चुका हूं, प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों ऊपर वाला माध्यम क्या है, वायु, और नीचे वाला माध्यम क्या है दोस्तों, जल। तो मान के चलो एक किरण इस प्रकार से आई, तो दोस्तों ये किरण को वायु वाले माध्यम से, ऊपर कौन सा माध्यम है, वायु, तो वायु वाले माध्यम से ये किरण आ रही थी, और इस किरण को कहां पर जाना था, जल वाले माध्यम में जाना था। लेकिन ये जल वाले माध्यम में नहीं गई, ये इसी माध्यम में वापस लौट गई, तो इसको नाप रखने के लिए, इसके मापन के लिए हम एक सीधी सी रेखा खींचते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया है, अभिलंब नाम दिया है। क्या नाम दिया है दोस्तों, अभिलंब नाम दिया। अभिलंब क्या है, कुछ नहीं है, एक प्रकार की रेखा है जिसको मेजरमेंट करने के लिए, नापतोल करने के लिए बनाया जाता है। तो ये जो हमारी क्लास चल रही है, यहां पर हम अभिलंब को क्या बोलेंगे, भगवान। क्या बोलेंगे, भगवान, क्योंकि भगवान कौन है, अभिलंब है, इसी के आधार पर किरणें झुकती हैं, उठती हैं। अगली वीडियो में ये भगवान जी का पूजा हम क्यों करते हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों अभी केवल इतना याद रखो कि ये जो किरण आ रही है, इस आने वाली किरण को कहा जाता है आपतित किरण। कौन सी किरण, आपतित किरण। लेकिन ये परावर्तन होकर जब जा रही है तो इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। लेकिन देखो एक बार फिर से देख लो, आप आ रही है किरण, आई, और किसी दो माध्यम के बीच की सतह से टकरा गई, और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में चली गई। तो दोस्तों आई तो मतलब कौन सी किरण, आपतित किरण, परावर्तित होकर उसी माध्यम में गई, मतलब परावर्तित किरण। लेकिन दोस्तों इधर से सीधी आती और इधर नहीं जाकर सीधा इधर निकल जाती, तो दोस्तों इसे परावर्तित किरण नहीं बोलते। उस समय क्या हो जाता, अपवर्तन हो जाता। क्या हो जाता, अपवर्तन हो जाता। तो ये किरण को क्या बोला जाता, अपवर्तित किरण बोला जाता। कौन सी किरण बोला जाता, अपवर्तित किरण बोला जाता। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये वापस परावर्तित नहीं हुई। तो दोस्तों क्या हुआ कि दो माध्यम के बीच की सतह से टकराई और वापस उसी माध्यम में गई, तो मतलब क्या हुआ, परावर्तन हुआ, और इस कारण इस किरण को क्या कहा जाएगा, परावर्तित किरण, और इस किरण को क्या कहा जाएगा, आपतित किरण। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये क्या हो गया दोस्तों, आपका अभिलंब हो गया। लेकिन याद रखना यहां पर जो कोण बनेगा, इसे क्या बोला जाएगा, आई से मतलब क्या, आपतन कोण। सीधी सी बात है, आई, कोई किरण आई मतलब आई से क्या, आपतन कोण, वापस उसी माध्यम में गई, मतलब यहां पर भी एक कोण बनेगा। परावर्तित हुई कि अपवर्तित हुई, सर परावर्तित हुई। अपवर्तित कहां होती, नीचे। परावर्तित हुई तो मतलब कौन सा कोण बनेगा, परावर्तन कोण बनेगा। तो दोस्तों आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण और परावर्तन कोण, इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों जो परावर्तन होता है, इसके प्रमुख दो नियम होते हैं। पहला नियम तो आपका ये होता है कि आपतन कोण
ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों का कोण का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आपतन कोण बराबर क्या, परावर्तन कोण। दूसरा जो नियम होता है दोस्तों, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तथा आपतन बिंदु, तीनों कहां पर स्थित होना चाहिए, एक ही तल में स्थित होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपका परावर्तन का पार्ट 1। आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना और इसको लाइक जरूर करना। दोस्तों पार्ट 2 में हम प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उसके बाद अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवन, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। साथ ही किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के बारे में क्या चर्चाएं करी हैं वो देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी।